ज्योतिबा फुले के परदादा माली जाति से संबंधित चौगुला थे, जो महाराष्ट्र के सातारा जिले के कटगुन में ब्राह्मणों के निचले सेवक थे। उन्हें तरह तरह से गंदे काम सौंपे जाते थे। एक दिन उनकी एक ब्राह्मण कुलकर्णी, जो गांव में अधिकारी हुआ करता था, उनके साथ झड़प हुई। ब्राह्मण कुलकर्णी ज्योतिबा के परदादा को परेशान करता था और उसने उनके जीवन को बदतर बना दिया था। उनका गांव में शांति से रहना असंभव हो गया था। एक रात उन्होंने ब्राह्मण कुलकर्णी को मार दिया और पूना जिले में जाकर बस गए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले के खून में अन्याय के खिलाफ बगावत थी? मैं इसे आपको तय करने के लिए छोड़ देती हूँ। अगर ज्योतिबा फुले का जन्म नहीं होता तो क्या डॉक्टर अंबेडकर का उत्थान संभव होता? शायद होता, परंतु ज्योतिबा फुले ने अंबेडकर की गतिविधियों को फलने फूलने की जमीन जरूर तैयार कर दी थी। हम आपको ज्योतिबा फुले के बारे में 22 तथ्य बताते हैं जो आप शायद नहीं जानते। ज्योतिबा फुले मुश्किल से 1 वर्ष के थे जब उनकी मां का निधन हुआ। उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया। वह थॉमस पाइन के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने पाइन की प्रसिद्ध पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और 22 साल की उम्र तक अछूतों के लिए स्कूल शुरू कर दिए थे। 1849 में जब वह 22 साल के थे, उन्होंने शूद्रों को शिक्षित करने की शपथ के कारण अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ दिया था। 22 साल की उम्र में वह न सिर्फ पुणे बल्कि लंदन तक में एक प्रसिद्ध हस्ती बन गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन ने उनके काम को स्वीकार किया था। ज्योतिबा फुले ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्षिणा में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले धन की प्रथा का विरोध किया था। 1848-49 में दक्षिणा में दी जाने वाली राशि रुपए 4000 के आसपास थी। 22 साल के ज्योतिबा फुले ने इस प्रथा के खिलाफ खड़े होकर यह मांग की कि अछूतों की शिक्षा के लिए इस धन को आवंटित किया जाना चाहिए। उस समय के ब्राह्मण पहले से ही नाराज थे कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कम राशि दी है और अब 22 साल का शूद्र भी उन्हें चुनौती दे रहा था। अब तक किसी ने भी ब्राह्मणों को उनके प्रभुत्व के लिए चुनौती नहीं दी थी। अंत में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के लिए उस दक्षिणा का एक हिस्सा अछूतों के लिए आवंटित किया। इसे अछूतों की शिक्षा के लिए पहली आर्थिक मदद कही जा सकती है। 1854 में ज्योतिबा फुले एक अंशकालिक शिक्षक के रूप में एक स्कॉटिश स्कूल में काम करने लगे। 1889 में महात्मा ज्योतिबा फुले को लकवा लगा, जिसके कारण उनके शरीर के दाहिने हिस्से ने कार्य करना बंद कर दिया। लेकिन दलितों के प्रति ज्योतिबा फुले का समर्पण इतना मजबूत था कि उन्होंने अपने बाएं हाथ से कड़ी मेहनत करके सर्जन निक सत्य धर्म पुष्पक द बुक ऑफ ट्रू फेथ किताब को पूरा किया। 1885 बम्बई में महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस बात पर महत्व दिया कि निचली जातियों को अपने कर्मकांडों और धार्मिक गतिविधियों को स्वयं आयोजित करना चाहिए, ताकि ब्राह्मण पुजारी की भूमिका निरर्थक की जा सके। ज्योतिबा फुले ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे और वेदों को बेकार की कल्पनाएं, बड़ी बेतुकी किंवदंतियां और साथ ही एक झूठी चेतना का रूप भी मानते थे। ब्राह्मणों ने 1856 में महात्मा ज्योतिराव फुले को मारने का प्रयास किया, क्योंकि ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि फुले बहुजनों को शिक्षा दें। 11 मई 1888 इस दिन ज्योतिबा फुले को मुंबई में मुंबई देशस्थ मराठा ज्ञान धर्म संस्था में महात्मा की उपाधि दी गई थी। 5 फरवरी 1852 इस दिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने शिक्षण संस्थानों के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की मांग करी थी। अछूतों और लड़कियों के लिए पहले स्कूलों की शुरुआत फुले दंपत्ति ने की थी। भीड़ेवाड़ा पुणे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को शुरू किया था। ऐसे समय में जब अछूतों की छाया को अपवित्र माना जाता था, जब लोग प्यासे अछूतों को पानी देने के लिए तैयार नहीं थे, अछूतों के उपयोग के लिए सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने घर में कुआं खुलवाया था। 28 जनवरी 1853 फुले दंपत्ति द्वारा भारत के पहले शिशु निषेध घर की शुरुआत की गई। 1863 में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पहले अनाथालय शुरू किया, जहां उन गर्भवती विधवाओं को संरक्षण दिया गया जो समाज में दमित थे। ज्योतिबा फुले ने पोवड़ा छत्रपति शिवाजी भोसले को 1 जून
69 और गुलामगिरी को 1 जून 1873 में प्रकाशित किया। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने अपने अनुयायियों और प्रशंसकों की एक बैठक बुलाई, जहां सत्य शोधक समाज सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ इसका गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके पहले अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष खुद ज्योतिबा फुले बने। 16 नवंबर 1852 को मेजर कैंडी ने ज्योतिबा फुले को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। शराब की व्यापक खपत को गंभीरता से लेते हुए 18 जुलाई 1880 को महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुणे नगर पालिका की कार्य समिति के अध्यक्ष प्लंकेट को एक पत्र लिखा। जब सरकार ने शराब की दुकानों के लिए अधिक लाइसेंस देना चाहा, तो ज्योतिराव ने इस कदम की निंदा की, क्योंकि उनका मानना था कि शराब की लत कई गरीब परिवारों को बर्बाद कर देगी। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सामने आए। 30 नवंबर 1880 को पूना नगर पालिका के अध्यक्ष ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंटन की यात्रा के अवसर पर सदस्यों से 1000 रुपए खर्च करने के अपने प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। अधिकारी उनकी पूना यात्रा के दौरान उन्हें एक संबोधन देना चाहते थे। लिंटन ने एक अधिनियम पारित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेस की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा था। सत्यशोधक समाज के अंग दीन बंधु ने प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध का विरोध किया था। ज्योतिराव को लिंटन जैसे अतिथि के सम्मान में करदाताओं का पैसा खर्च करने का विचार पसंद नहीं आया था। उन्होंने साहसपूर्वक सुझाव दिया कि राशि पूना में गरीब लोगों की शिक्षा पर बहुत अच्छी तरह से खर्च की जा सकती है। वह पूना नगर पालिका के सभी 32 मनोनीत सदस्यों में से एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने आधिकारिक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। ब्रिटिश शाही परिवार को चुनौती। एक और घटना ने गरीब किसान के लिए उनके लगाव और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के कष्ट के लिए ब्रिटिश शाही परिवार के एक सदस्य का ध्यान आकर्षित करने में उनके साहस को भी प्रकट करती है। 2 मार्च 1888 को ज्योतिराव के एक मित्र हरिराव जी चिपलूनकर ने ड्यूक और डचेस ऑफ कैनॉट के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। एक किसान की तरह कपड़े पहने ज्योतिराव ने समारोह में भाग लिया और भाषण दिया। उन्होंने उन अमीर आमंत्रितों पर टिप्पणी की जो हीरे जड़ित आभूषण पहनकर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, और आने वाले गणमान्य लोगों को चेतावनी दी कि जो लोग वहां एकत्र हुए थे वे भारत के प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। अगर ड्यूक ऑफ कैनॉट वास्तव में इंग्लैंड की महारानी के भारतीय विषयों की स्थिति का पता लगाने में रुचि रखते थे, तो ज्योतिराव ने सुझाव दिया कि उन्हें कुछ आसपास के गांवों के साथ साथ अछूतों के कब्जे वाले शहर के इलाकों का दौरा करना चाहिए। उन्होंने डॉग ऑफ कैनॉट से अनुरोध किया, जो रानी विक्टोरिया के पोते थे, कि उनका संदेश रानी तक पहुँचाया जाए और गरीब लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मजबूत दलील पेश की। ज्योतिबा फुले के भाषण ने काफी हलचल मचाई थी।